स्ट्रोक होने के बाद या फिर पैरालिसिस का अटैक आने के बाद पेशेंट को एक समस्या बहुत ही ज़्यादा आती है, उसका मोटर पे कंट्रोल नहीं होता, या फिर वो कोई भी चीज़ उठाता है तो वहाँ तक या तो उसका हाथ नहीं जा पाता, या फिर चला भी जाता है तो उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है या फिर उस मूवमेंट को किस तरीके से यूज़ करना है, इसमें उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पेशेंट को ये समझ में नहीं आता ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको क्या बोलते हैं और इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आखिर मैं सामान क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरे हाथ में मूवमेंट है, मैं लेकिन मूवमेंट होने के बाद भी मैं उस मूवमेंट को परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि यदि किसी पैरालिसिस पेशेंट को या स्ट्रोक पेशेंट को मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म होता है, हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है और उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आपको इसके बारे में पता हो। कई पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है और उसका कारण क्या है, जिसके कारण वो ठीक से ट्रीटमेंट ही नहीं ले पाते और ट्रीटमेंट ना लेने के बाद ज़िंदगी भर एक ही चीज़ से बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करते हैं कि मुझे तो पैरालिसिस हुआ है, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा या फिर मैं कभी भी अपनी पैरालिसिस की तरह अपनी लाइफ में वापस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आपको ये सारी जानकारी हो तो आप एक हद तक अपने मूवमेंट को बेहतर बना सकते हैं, या फिर कई पेशेंट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कम समय में अच्छी रिकवरी कर लेते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब उनको सारी चीज़ों का पता हो कि उनकी जो बीमारी है वो किस तरीके से ठीक होगी, उसमें कौन कौन से पार्ट हमारे ब्रेन के डैमेज होते हैं, उसको किस तरीके से हमें रिकवर करना है, उसे किस तरीके से ट्रेन करना है। और ये कुछ सीढ़ियाँ होती हैं जिसको चढ़ने के बाद ही पैरालिसिस पेशेंट ठीक हो पाता है, लेकिन सही से पता ना होने के कारण वो ज़िंदगी भर सर्वाइव करता है। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं या स्ट्रोक के पेशेंट हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरीके से अपने पेशेंट की रिकवरी करनी है या मुझे किस तरीके से अपनी रिकवरी करनी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमने इससे पहले भी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस बनाई हैं पैरालिसिस की एक्सरसाइज के लिए, चाहे वो हाथ का टेढ़ापन हो, हाथ का मुड़ जाना हो, कंधों को चिपक जाना हो, कंधों में दर्द हो या चलने में लचक आना हो या पैर को घुमा कर रखने, इस तरीके की बहुत सारी एक्सरसाइज के ऊपर हमने वीडियोज़ बनाई हैं। तो वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके आते हैं जिससे हर पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो चैनल पर बने रहें। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सबसे पहले समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मोटर कंट्रोल क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसके हम मोटर कंट्रोल बोलते हैं। ये बेसिकली 4 स्टेज में होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी ब्रेन तक एक सिग्नल पहुंचता है और फिर वो सिग्नल उसका रिस्पॉन्स देता है और रिस्पॉन्स देने के बाद मोटर का मूवमेंट होता है। या फिर मुझे सिंपल सी भाषा में बोलूं, यदि मुझे ये बॉटल को इस हाथ से इस हाथ में पकड़ना है तो मेरे ब्रेन के अंदर एक सिग्नल जनरेट होगा कि भाई मुझे ये गोल एक स्ट्रक्चर है, मुझे अपने हाथ को इस तरीके से खोलना है, वहां तक लेके जाना है, फिर अपने हाथ को बंद करना है, पकड़ना है और उसको वापस इस तरीके से लेके आना है। देखिए, दिखने में बहुत सी सिंपल प्रोसेस दिख रही है, लेकिन ये हमारे ब्रेन के अंदर पूरी प्रोसेस बनती है, पूरा डिजाइन होती है, तब जाकर हमारी ये सारी चीजें एक्टिविटी हो पाती है। क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस होने के बाद ये जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट ये सोचने की कोशिश तो करता है मुझे ये उठाना है, ये पकड़ना है, लेकिन उसको उठाने के लिए मुझे किस तरीके का मूवमेंट मेरी बॉडी के अंदर चाहिए होता है वो समझ नहीं पाता, वो प्लान नहीं कर पाता है, जिसके कारण पैरालिसिस पेशेंट को इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे दिमाग में एक पैटर्न बन रहा है कि भाई मुझे ये गोल स्ट्रक्चर है, इसको पकड़ना है, तो मैं किस तरीके से हाथ खोलूंगा, इस तरीके से गोल अपना हाथ खोलूंगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरा शोल्डर इधर पर है, मेरे दिमाग में ये है कि ये यहाँ पर दूरी कितनी होगी, यहाँ पर होगी 1 बीते की या फिर 6 इंच की, 8 इंच की, जो भी डिस्टेंस इसकी होगी। भाई मैंने क्या करा, अपने शोल्डर से मूवमेंट को जिस तरीके से परफॉर्म करा और उंगलियों को खोला, उंगलियों को खोलने के बाद हाथ को पास में लेके गया, उंगली जैसी पास में गई इसको मैंने बंद करा तो ग्रिपिंग हो गई। ग्रिपिंग होने के बाद इसको मैं वापस और लेके आऊंगा, तो लेके आने में आप देख रहे होंगे मेरा वापस वही मूवमेंट हो रहा है। तो दिखने में ये बहुत ही सिंपल सा मूवमेंट दिखता है या फिर ऐसा लगता है ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो पैरालिसिस पेशेंट है वो ये जानता है उसको इतने से मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, तब जाकर ये मूवमेंट परफॉर्म होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो मूवमेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाता। तो इसको ये मत सोचिएगा कि दिखने में बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, अरे यार सर क्या बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इससे सर्वाइव करते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीक तरीके से जानते हैं कि उनको किस तरीके से परफॉर्म
करने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, और यही प्रॉब्लम्स को मैं आपको सॉल्व करूंगा कि इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और हमारी ब्रेन के अंदर किस तरीके से ये डिज़ाइन होती है। तो बेसिकली ये 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको मैं स्टेज 1 से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आता है स्टिमुलस आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या फिर उसको छूकर पता लगा रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर ये जेल की बोतल को देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक स्टिमुलस जनरेट हो रहा है कि ये कोई जेल की बोतल है या फिर कोई बोतल है, मुझे उसको पकड़ना है। तो ये सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुँचता है और फिर ब्रेन के पास क्या होता है, सिग्नल जनरेट होना शुरू करता है। इसको मैं छूकर भी फील कर सकता हूँ, या तो किसी को राइट साइड में पैरालिसिस होगा तो और उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो छूकर भी इसको महसूस कर सकता है, ये कोई बोतल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। या फिर इसको मैं देखकर भी पहचान सकता हूँ ये स्ट्रक्चर है क्या, बोतल है, पानी की बोतल है या फिर कोई मग है, जग है, ये मैं देखकर भी पता लगा सकता हूँ। तो ये होता है स्टिमुलस आइडेंटिफिकेशन। इससे क्या होगा, मैं सब्जेक्ट को पहचानूंगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और मुझे उसको किस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करना है। ये कहाँ जाता है, ये हमारे विजुअल सेंसेशन या फिर टच सेंसेशन से हमारी ब्रेन तक एक सिग्नल पहुंचता है, जिससे हमारी ब्रेन को ये पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट पर हमें जिस पर काम करना है वो ऑब्जेक्ट है क्या और उसे हमें किस तरीके से काम करवाना है। इस स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहला होता है अटेंशन और दूसरा होता है मेमोरी। इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इसको देखकर ही पहचान लेता है कि ये बॉटल है, तो उसके है ना ब्रेन के अंदर पहले से एक सिग्नल बना हुआ था कई बार, तो उसको इस मूवमेंट को परफॉर्म करने में बहुत ही आसानी होती है। या फिर उसको ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसने पहले भी इस तरीके से इस मूवमेंट को परफॉर्म किया होगा, जिससे मैं बोलता हूँ मेमोरी। ठीक है ना। तो जैसे मान के चलिए आप कोई भी काम करते हुए आ रहे होंगे, तो मैं आपसे बोलूँगा इस काम को करिए, तो आपको उस काम को सीखने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि कई पेशेंट की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण उस मूवमेंट को परफॉर्म करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वो जल्दी मूवमेंट को सीख जाते हैं। अब ये बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब किसी को स्ट्रोक होता है या पैरालिसिस का अटैक आता है तो उसके अंदर मेमोरी भी कम हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को ये मूवमेंट करने में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आप रेपिटेशन के साथ उस मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे तो उसकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है, जिससे पेशेंट कम समय में उस टास्क को सीख जाता है और उस मूवमेंट को परफॉर्म करने लगता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है हमारा अटेंशन। अटेंशन क्या होता है, जैसे मान के चलिए पेशेंट को ये बोतल उठानी है तो उसका कंसंट्रेशन इस बोतल को उठाने पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोतल को देख रहा है, उठाने की सोच भी नहीं रहा, इधर उधर देख रहा है या किसी और चीज़ में उसका ध्यान है, तो वो इस मूवमेंट को कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसमें दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, पेशेंट की मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, यदि नहीं है तो उस पर आप स्टिमुलेशन दे देकर बार बार टोक टोक कर करा कर आप उसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, पेशेंट के अटेंशन को बढ़वाना चाहिए ताकि पेशेंट को जो टास्क दिया गया है उस पर कंसंट्रेशन हो और उसको मूवमेंट करने में जो परफॉर्म कर रहा है उसका ध्यान पूरा उसी तरफ लगा हो। ये हो गया हमारा पहली स्टेज। सीधी सी बात यह है, जितना सिंपल स्टिमुलेशन होगा उतनी ही कम टाइम लगेगा उसको परफॉर्म करने के लिए, जितना कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेशन होगा उतना ही टाइम लगेगा उसको प्रोसेस होने में। जैसे कि मान लीजिए आप ट्रैफिक पर गाड़ी चला रहे हैं और आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो बहुत ही आसानी होगी आपको सीधे जाने में। ठीक है। लेकिन यदि वहाँ पर रेड सिग्नल दिखा रहा है और पुलिस आपको आगे जाने का बोल रही है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने वाली और ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्स को कम करने वाली। यदि कॉम्प्लेक्स कम होंगे या फिर क्लियर रिस्पॉन्स होगा या स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा तो आपको उसको परफॉर्म करने में बहुत ही आसानी होगी। जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपको उसको समझने में और उसको परफॉर्म करने में। तो जब भी आप कोई मूवमेंट को सीखते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। यदि कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी और यदि आप उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट धीरे धीरे डीमोटिवेट भी होने लगता है। तो अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ऐसा सिंपल बिल्कुल इजी वे में ऐसा टास्क को लीजिएगा जिसको आप डेली कर पाए। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिस्पॉन्स सिलेक्शन। पहले वाले पॉइंट में आपने ये देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से दिखता है और कितना बड़ा है, इसका साइज क्या होगा। आपने विजुअल स्टिमुलेशन लिया, आपने टच स्टिमुलेशन लिया, छूकर देखा और उसको देखकर देखा कि ये
क्या ऑब्जेक्ट है और इसको हमें क्या करना है, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, आपको ये प्लान करना है कि इसको किस तरीके से उठाना है। देखिए ये समझिएगा कि इसमें हम मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम ब्रेन के अंदर ही एक पैटर्न बना रहे हैं कि यदि मुझे इसको पकड़ना है सीधे हाथ से तो मैं किस तरीके से मूवमेंट को परफॉर्म करूंगा। पहला होगा मैं अपने कंधों को उठाऊंगा, मैं अपने कलाई को इस तरीके से मोड़ूंगा, और तीसरा मैं अपने हाथ को इस तरीके से खोलूंगा, और चौथा मुझे इस तरीके से इसको पकड़ना है। ये आपको सिर्फ सोचना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये सिर्फ आपको सोचना है कि ये जो इस ऑब्जेक्ट को यदि मुझे उठाना है तो मेरी बॉडी के अंदर कौन कौन से मूवमेंट होना चाहिए, या फिर मुझे किस तरीके से अपनी बॉडी को अलाइन करना है जिससे मैं इस मूवमेंट को परफॉर्म कर पाऊँ। तो ये होता है हमारा प्रोग्राम कि हमें किस तरीके से इसको पकड़ना है, उसकी प्लानिंग करना ब्रेन के अंदर। अब मूवमेंट के साथ आप ये भी सोचेंगे कि इसको मैं कितने तरीकों से पकड़ सकता हूँ या फिर इसको मैं कितनी तरीके से उठा सकता हूँ। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो प्लानिंग तो करते हैं लेकिन किसी तरीके से वो उस मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, दूसरे तरीके से भी उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है ब्रेन के अंदर मैपिंग करने का, ब्रेन के अंदर सोचने का कि मैं इसको कितने तरीकों से उठा सकता हूँ। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग। रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग जैसे कि हमने इससे पहले वाले में देखा था कि भाई हमें इस मूवमेंट को परफॉर्म करना है तो हमारे दिमाग में एक पैटर्न बनना चाहिए कि मैं कंधे को उठाऊंगा, कोहनी सीधी करूंगा, रिस्ट को घुमाऊंगा, इस तरीके से पकड़ूंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम ये समझेंगे कि हमें हमारे शोल्डर को किस डायरेक्शन में उठाना है, कितनी ताकत से उठाना है, कितना पावर लगना चाहिए और कितनी तेजी से हमें उसको पकड़ना है। ये सेटअप होता है आपका तीसरे पॉइंट पर। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, यदि मुझे कंधा उठाना है तो मुझे कंधा किस डायरेक्शन में उठाना है, आगे की ओर उठाना है, साइड में उठाना है, पीछे की ओर उठाना है। यदि मुझे कलाई को घुमानी है तो कितनी घुमानी है और किस एंगल पर घुमानी है, मुझे ऐसे उठाकर इस तरह घुमानी है या उल्टी घुमानी है। इस तरीके से आप इसको प्रोग्राम करेंगे। अब आपने मान के चलिए इसको इस तरीके से सोचा, कंधे को मैं इस साइड में उठाऊंगा, कोहनी को इतना घुमाऊंगा। अब तीसरा पॉइंट ये उठता है कि इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इसको ग्रिपिंग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए या फिर इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये आप तीसरे पॉइंट के अंदर सोचेंगे, तब जाकर आपका तीसरा पॉइंट कंप्लीट होगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आता है हमारा रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो तीनों पॉइंट हैं वो सारे मिलकर अब उसको परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए मैंने कंधे को उस तरीके से उठाया, इस डिग्री पे उठाया, इतने फोर्स पे उठाया, इतने एंगल पर उठाया, मैंने दिमाग में सेटअप भी कर लिया कि मैं इस तरीके से उठाऊंगा, फिर उसको मैं इस डायरेक्शन में लेके भी जाने लगा। चौथे में क्या होगा, मैं इस बॉटल को उठाने की कोशिश करूंगा, यानी जो मैंने प्लानिंग की थी उसको मैं परफॉर्म करूंगा। अब मान लीजिए मैंने पहले दिमाग में मैपिंग की कि मैं अपने कंधों को इस तरीके से उठाऊंगा, इतना उठाऊंगा, इस तरीके से कोहनी घुमाऊंगा और इस तरीके से मैं पकड़ूंगा। ये मेरे दिमाग में पहला पॉइंट ये था, मैंने उसको प्लानिंग करी। सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने क्या करा, उसमें मूवमेंट को अज़म किया कि मुझे किस तरीके से कितना मूवमेंट लेके जाना है, किस एंगल में लेके आना है, किस डायरेक्शन में लेके आना है, किस स्पीड में लेके जाना है। ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर देखी। चौथे पॉइंट के अंदर ये है कि मुझे क्या करना है, अब इसको किस तरीके से पकड़ना है। जो भी मेरी प्लानिंग थी मैंने पूरा एक अच्छे से एक पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया कि मैंने इस बॉटल को किस तरीके से पकड़ना है। ये मैंने तीनों पॉइंट बना लिए दिमाग में। अब मैं उसको परफॉर्म करने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने इसको शोल्डर को इतना उठाना है, मुझे इस तरीके से मोटर को परफॉर्म करना है। चौथा, मैंने अपने हाथ को इस तरीके से खोल दिया और धीरे धीरे कंधे से ताकत लगाकर अंदर की ओर लेके जा रहा हूँ और इसको पकड़ रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पूरा मोटर कंट्रोल। इसके अंदर क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ें सीखी और सीखने के बाद आपने पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद आपने एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। एग्जीक्यूट करने में क्या करा, आपका एक टारगेट था कि मुझे इस बॉटल को पकड़ना है। आपने क्या करा, कंधों को उठाया, मोटर पॉइंट एक्टिवेट करे, फिंगर्स को खोला और इसको पकड़ने की कोशिश करी और आपने ये पकड़ लिया। तो ये आपका जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया। देखिए, दिखने में तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट दिखता है कि यार मैंने कंधा उठाया, इसको पकड़ लिया, लेकिन आपको मैं ये स्टेप बता रहा हूँ कि इसको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या सोचना ज़रूरी है, किन किन पॉइंट पर आपको काम करना ज़रूरी है, जिससे आपका ये जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्मूथली बन सके, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए और आपकी जो प्रैक्टिस हो वो दिन ब दिन बेहतर बन सके। किस पॉइंट पर आपकी कमजोरी है, किस पॉइंट पर आपको काम करना चाहिए, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैंने दी है।
तो ये था आपका मोटर कंट्रोल प्लानिंग। देखिए जितना भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकूं उतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी किसी कारण से आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती तो आप इसको दोबारा देखिएगा, और फिर भी यदि समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी रहेगा आपको। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे बिल्कुल बोलिएगा, मैं इसको 10 बार और समझाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। ये वो पॉइंट्स है जो हर एक पैरालिसिस पेशेंट को समझना चाहिए, जिससे उनकी रिकवरी है वो स्मूथ बन सके, जो उनके मूवमेंट्स हैं वो स्मूथ बन सके और उनकी डेली लाइफ बहुत ही ईजी निकल सके। लोगों को लगता है कि पैरालिसिस होने के बाद उनकी रिकवरी कभी नहीं होती या फिर उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं और मैं बहुत से पेशेंट को ठीक भी करता हूं और हमारी तरफ से पूरी एफर्ट्स भी करते हैं ताकि हमारे पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और जो ये सोचता है जो पैरालिसिस की रिकवरी नहीं होती, उनकी ये सोच गलत साबित हो सके। या फिर कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि पैरालिसिस में कभी रिकवरी नहीं होगी या फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी कभी 6 महीने के बाद डेवलप नहीं होगी, उनको मैं गलत साबित करने की हिम्मत रखता हूँ। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं और छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको टास्क कंप्लीट करना है तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। या फिर आपको और कोई भी पैरालिसिस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमने हमारे चैनल पर बहुत सी एक्सरसाइज की वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप हमारे पास आकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर रहने, खाने और 2 टाइम की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग एक दिन में 6 से 7 घंटे एक्सरसाइज कराते हैं। हर एक मसल, हर एक जॉइंट, हर एक नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमारे पेशेंट को कम समय में ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। हमारे ब्रांच अभी टोटल 2 जगह पर हैं, एक भोपाल और एक लखनऊ, और तीसरी जगह हमारी पुणे में खुलने जा रही है, जिससे हमारा पूरा महाराष्ट्र कवर करने का हमारा टारगेट है। यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, यूपी में रहते हैं या एमपी से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। पुणे की ब्रांच अभी कुछ दिनों में ओपन हो जाएगी। यदि आप वहां से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको बहुत जल्दी उसके अपडेट दे देंगे। आप हमें अपनी रिपोर्ट्स और अपनी वीडियोस इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और यदि उससे कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप वो भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।